गुड मॉर्निंग क्लास। वी आर डूइंग चैप्टर नंबर 13 द नेशनलिस्ट मूवमेंट। और हम क्विट इंडिया मूवमेंट कर चुके थे और अब हम करेंगे एक टॉपिक जिसका नाम है आज़ाद हिंद फौज। तो क्या होता है कि जब क्विट इंडिया मूवमेंट चल रही थी तो जब गांधी जी और कुछ ग्रेट लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया था और उस टाइम जो क्विट इंडिया मूवमेंट है वो काफ़ी शांतिपूर्वक तरीके से चल रही थी, बिल्कुल पीसफुली, नॉन वायलेंस के बिहाफ पे वो चल रही थी। लेकिन उसके बाद सुभाष चंद्र बोस जी एक हमारे लीडर, काफ़ी अच्छे लीडर रहे हैं जो, वो क्या करते हैं, वो जो गांधी जी की जो प्रिंसिपल था नॉन वायलेंस का, वो उसको फॉलो नहीं करते थे। वो उसके फेवर में नहीं थे। उन्हें ऐसा लगता था कि अगर हमें आज़ादी चाहिए तो हमें इसके लिए लड़ना पड़ेगा। अगर हम बिना लड़े आराम से बैठे रहेंगे तो हमें शायद कभी भी आज़ादी नहीं मिलेगी। वो गांधी जी के खिलाफ नहीं थे, वो गांधी जी की बहुत रिस्पेक्ट करते थे, बस उनके ओपिनियन मैच नहीं करते थे। गांधी जी बोलते थे कि अब मैं वायलेंस नहीं करूंगा, लेकिन सुभाष चंद्र जी का मानना था कि वायलेंस के बिहाफ पे ही हम जो है वो इंडिपेंडेंट पा सकते हैं, वरना हमें इंडिपेंडेंस नहीं मिलेगी, क्योंकि ब्रिटेन बहुत जिद्दी है, हमें इस तरह से इंडिपेंडेंस नहीं देगा। So let's start the topic. Subhash Chandra Bose did not accept Gandhiji's policy of non-violence. He intended to free India with the help of Britain's enemies. He was put under house arrest but escaped in 1941 and reached Berlin. Subhash Chandra Bose was invited to Southeast Asia by revolutionary Rashabheri Bose to take charge of the Indian Independence League and the Azad Hind Fauj, or Indian National Army. The INA was composed of Indians residing in Southeast Asia and Indian soldiers of the British Army who had been captured by the Japanese. Surrounding the battle cry of Dilli Chalo and supported by Japanese forces, Subhash Chandra Bose led the INA across the Indo-Burmese border. He captured Imphal and Kohima in May 1944. However, when the Japanese forces withdrew, the British won back Burma in 1945. A large number of INA soldiers and officers were captured. Subhash Chandra Bose was on his way to Tokyo when his plane crashed in August 1945. The captured INA soldiers were tried and given harsh sentence, but the people's protest later forced the government to remit the sentences. अब सुभाष चंद्र बोस जी क्या कहते हैं कि मैं ये गांधी जी की पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं करूंगा, नॉन वायलेंस की जो पॉलिसी थी, क्योंकि हमें लड़के ही आज़ादी मिलेगी। जब तक हम लड़ेंगे नहीं, वार नहीं करेंगे, तो हमें शायद आज़ादी ना मिले। तभी हम ब्रिटेन से फ्री हो पाएंगे, इनके राज से मुक्त हो पाएंगे। तो गांधी जी इनके सख्त खिलाफ थे, तो गांधी जी ने और कुछ और जो ब्रिटिश ऑफिसर थे, उन्होंने सुभाष चंद्र बोस जी को हाउस अरेस्ट कर दिया। हाउस अरेस्ट यानी कि आप इस घर से बाहर नहीं जाओगे, यानी कि एक तरह से घर में ही जेल बना दी कि आप घर से बाहर नहीं निकलोगे। लेकिन किसी भी तरह सुभाष चंद्र बोस जी 1941 में उस घर से भाग निकले, क्योंकि वो उनकी ये स्पेशलिटी थी कि वो किसी भी भेस में, किसी भी उसमें कवर हो जाते थे और किसी को पता भी नहीं चलता था। तो 1941 में वो अपने उस घर से, कोलकाता वाले घर से भाग गए और कहाँ पहुँच गए? बर्लिन पहुँच गए। वहाँ पर उनको एक चार्ज दिया गया आईएनए का, यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी, जिसको हम आज़ाद हिंद फौज या फिर इंडियन इंडिपेंडेंस लीग भी बोलते हैं। उन्होंने एक फ़ौज तैयार की, और ये फ़ौज उन्होंने कैसे तैयार की, थोड़ा सा हिस्ट्री बताती हूँ इसकी। कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब लड़ाई चल रही थी, तो ब्रिटेन, आपको पता है कि ब्रिटेन के पास इतनी पावर नहीं थी, वो कमज़ोर हो चुका था जापानीज़ के सामने। तो सुभाष चंद्र बोस जी जाके जापानीज़ को मिलते हैं और कहते हैं कि आप हमारी फ़ौज के साथ मिल जाओ। और जैसे कि अब जो ब्रिटेन थी, ब्रिटेन में भी इंडियन सोल्जर थे जो लड़ रहे थे ब्रिटेन की तरफ से। तो वो कहती है, जब ब्रिटेन हार जाता है, इंडियन सोल्जर जो है वो अपना कर देते हैं, सरेंडर कर देते हैं, तो वो सुभाष चंद्र बोस जी कहते हैं जापानीज़ को कि आप ये जो इंडियन सोल्जर हैं, इनको कोई सज़ा मत दो, बल्कि इन्हें अपने टीम में शामिल करके हम एक इंडिया के खिलाफ लड़ेंगे और हम इंडिया को भी इनकी आज़ादी से फ्री कर देंगे और आपकी भी जीत होगी। तो इस तरह से ये एक प्लान बनाते हैं। और उसमें क्या होता है कि ये कहते हैं जापानीज़ फोर्सेस को कि दिल्ली, उस टाइम इतना दिल्ली चलो वाला सीन चल रहा था देश में कि दिल्ली चलो, दिल्ली चलो। तो जो सुभाष चंद्र बोस जी हैं वो क्या करते हैं कि हम जो हमारा इम्फाल और कोहिमा वाला एरिया है, यानी कि ईस्ट साइड है, अगर आप मैप में देखोगे तो ईस्टर्न स्टेट्स हैं जहाँ पर बांग्लादेश है, आसम है,
अरुणाचल प्रदेश है, तो वहाँ पर आप देखोगे कि वहाँ से वो एंटर करते हैं, उनका ये प्लान होता है एंटर करने का। लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होता है कि जो जापानीज़ फोर्सेस होती हैं वो विड्रॉ कर लेती हैं। विड्रॉ यानी कि वो पीछे हट जाती हैं, क्योंकि जो जापानीज़ फोर्सेस और इंडियन फोर्सेस होती हैं उनमें कोई तालमेल नहीं बैठता, इसलिए वो वहाँ से विड्रॉ कर लेती है। और जो वो ब्रिटेन के आर्मी होती है वो दोबारा से इंडियन सोल्जर्स को हरा देती है वहाँ पर। तो कहीं ना कहीं ये प्लान जो है 1945 में फेल हो जाता है। और उस टाइम पे जितने भी सोल्जर थे, आईएनए के सोल्जर थे, उन सबको पकड़ लिया जाता है। और इसके बाद सुभाष चंद्र बोस जी प्लेन से वापस आ रहे होते हैं 1945 में, लेकिन उनका प्लेन जो है वो क्रैश हो जाता है और उनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद जो ये आईएनए के सोल्जर जिनको कि जेल में डाल दिया गया था, उनको काफ़ी कड़ी सज़ा देने का जो है वो ऐलान कर देती है गवर्नमेंट। लेकिन फिर लोग इसके ऊपर भी प्रोटेस्ट करते हैं, आंदोलन करते हैं कि ये जो गवर्नमेंट है इसको अपने सेंटेंसेस वापस लेने होंगे और इन सारे सोल्जर्स को छोड़ना होगा। तो ये थी आज़ाद हिंद फौज। ये बनाई गई थी पर्पसली इसीलिए कि हम आज़ादी ले सकें, लड़कर आज़ादी ले सकें। लेकिन कहीं ना कहीं जापानीज़ का जो सपोर्ट था, जापानीज़ की जो आर्मी थी, वो लास्ट में आके जो है वो विड्रॉ कर लेती है, जिसकी वजह से ये प्लान फेल हो जाता है। नेक्स्ट इज ट्रांसफ़र ऑफ पावर। अब क्या होता है, जो ब्रिटिशर्स हैं उन्हें लगता है वो हार चुके होते हैं, इकोनॉमिकली काफ़ी वीक हो चुके होते हैं, क्योंकि वर्ल्ड वॉर सेकेंड ने उनकी हालत ख़राब कर दी होती है। अब वो क्या सोचते हैं, लेट्स सी। By the end of the World War II, Britain had become economically too weak to sustain its empire in India. In the post-war election to the legislature, the Congress won all the general seats and the Muslim League won the seats reserved for Muslim. Due to widespread unrest in India, the British Prime Minister Clement Attlee decided to transfer power to the Indians as soon as possible. अब जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड एंड होने वाली होती है, ख़त्म होने वाली होती है, लेकिन तब तक ब्रिटेन जो है वो इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा वीक, कमज़ोर पड़ जाता है, यानी कि उसके पास फाइनेंशियली भी बहुत दिक्कत आती है और उसकी जो आर्मी होती है वो भी उसके पास इतनी नहीं होती, तो वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाता है कि वो अपना राज जो है वो इंडिया में चला सके। तो क्या होता है, लेजिस्लेचर के इलेक्शन होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो कांग्रेस होती है वो सारी की सारी जनरल सीट्स जीत लेती है और जितने भी सीट्स रिजर्व होती हैं मुस्लिम लीग के लिए वो मुस्लिम लीग जीत जाती है। तो इसके कारण क्या होता है, इंडिया में काफ़ी ज़्यादा भेदभाव एक तो स्थिति बन जाती है, क्योंकि जो मुस्लिम लीग है वो डिमांड कर रही थी पाकिस्तान की, और लेकिन जो इंडिया है, जो कांग्रेस है, वो इस डिमांड को खारिज कर रही थी, वो इस डिमांड को मान नहीं रही थी। तो उस दौरान क्या होता है कि जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर है सेलिमेंट एटली, वो क्या करता है कि हम इंडिया को सारी की सारी पावर्स जल्द से जल्द दे देंगे, क्योंकि अब हम इस पोजीशन में नहीं हैं कि हम इंडिया पर अपना कंट्रोल रख सकें, क्योंकि इंडिया की आर्मी जो है वो काफ़ी स्ट्रांग होती जा रही है, कांग्रेस भी काफ़ी ज़्यादा पावर में आ गई थी और आंदोलन पे आंदोलन जो लोग हैं वो उनका भी गुस्सा काफ़ी भड़क रहा है। Next topic is Cabinet Mission. In March 1946, the Cabinet Mission was sent to India to start the process of transferring power. It proposed the formation of a 389-member Constituent Assembly to draft the Constitution of India and an interim government at the center to carry on day-to-day administration until the new Constituent was implemented. अब क्या होता है कि जब ये ट्रांसफ़र करनी होती हैं अपनी जो पावर्स हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट की, वो इंडियंस को ट्रांसफ़र करती है, तो उस टाइम पे मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन आता है। कैबिनेट मिशन क्या होता है, 3 मेंबर्स का ये मिशन है, यानी कि 3 लोग आते हैं और ये क्या कहते हैं, ये सलाह देने आते हैं, क्योंकि इंडिया में काफ़ी ज़्यादा उस टाइम पे हिंदू और मुस्लिम में काफ़ी मतभेद भेदभाव चल रहे थे, क्योंकि मुस्लिम लीग बोल रही थी कि हमें एक सेपरेट कंट्री चाहिए, तो वो पाकिस्तान की डिमांड कर रहे थे। तो इन डिमांड को और एक मुद्दे पे आने के लिए, यहाँ सलाह देने के लिए 3 लोग जो हैं, 3 मेंबर जो हैं वो कैबिनेट मिशन की फॉर्म में इंडिया में आते हैं और वो क्या कहते हैं कि ये जो लोग हैं आप कंट्री एक ही रखो, लेकिन कुछ जो पावर्स हैं वो मुस्लिम्स को दे दो, ताकि कहने का मतलब है कि पार्शियल आज़ादी मिल जाए उन्हें। लेकिन जो कांग्रेस होती है वो तो इसको मान जाती है इसको, लेकिन जो मुस्लिम लीग होती है वो इस समझौते को नहीं मानती, वो फिर भी अपनी डिमांड पर अड़ी रहती है। नेक्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. The Congress swept the election to the Constituent Assembly in July 1946. A Congress-led interim government was formed with Jawaharlal Nehru as the vice president.
The Muslim League observed 16 August 1946 as Direct Action Day for the creation of Pakistan, and there were large-scale communal violence. The League also boycotted the Constituent Assembly, which started working on 9 December 1946 with Dr. Rajendra Prasad as its president. अब होता क्या है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जब चुनाव होते हैं जुलाई 1946 में, तो क्या होता है कि कांग्रेस जो है वो सत्ता में आती है, कांग्रेस की सरकार बनती है और उसमें जवाहरलाल नेहरू जी को वाइस प्रेसिडेंट बनाया जाता है। तो मुस्लिम लीग देखती है कि हमारी जो मांगे हैं वो पूरी नहीं करी जा रही, हमारी डिमांड को डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है और हमारी बात नहीं मानी जा रही। तो वो क्या कहते हैं, अगर आप हमें आज़ादी नहीं दोगे, हमें एक अलग स्टेट नहीं दोगे, तो हम 16 अगस्त 1946 को 16 अगस्त को वो क्या कहते हैं कि हम डायरेक्ट एक्शन डे लेंगे, कि हम फिर बस एक्शन लेंगे। हम अब अभी तो प्यार से बोल रहे हैं, आप नहीं कर रहे, तो वो एक 16 अगस्त को क्या कहते हैं, वो हमारा डायरेक्ट एक्शन डे होगा। उस दिन हम अपना एक्शन लेंगे और अपने फेवर में खड़े होंगे और अपनी पार्टी बनाएंगे और अपना देश अलग बनाएंगे। तो पाकिस्तान जो होता है वो लार्ज स्केल पर दंगे होने लग जाते हैं। जब ये डायरेक्ट एक्शन डे आता है 16 अगस्त को, दंगे शुरू हो जाते हैं पूरे देश में, तो देश की हालत जो है वो बहुत ख़राब हो जाती है। और ये जो मुस्लिम लीग होती है, ये जितने भी असेंबली के इलेक्शन होते हैं उनको बिल्कुल नहीं मानती, उनको बॉयकॉट करती है। और 9 दिसंबर 1946 को जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनते हैं, उनकी वर्किंग को बिल्कुल बॉयकॉट कर देती है और बोलती है कि हम इसको बिल्कुल नहीं मानेंगे जब तक हमें एक टू नेशन थ्योरी को एक्सेप्टेंस नहीं मिलती और एक अलग से पाकिस्तान कंट्री जो है हमें नहीं मिलती फॉर मुस्लिम्स।